परिचय तो हो चुका है और मैं इसलिए उसमें वक्त आप सभी का न लेते हुए सीधे मैं आलेख पढ़ के सुनाती हूँ। पूनम रानी का आलेख है। ये कौन है अभी आप आलेख के दौरान ही समझ जाएंगे। हमारे बड़े भैया आलेख का शीर्षक है और असीमा जी ने कुछ बताया है, मैं आलेख के बाद बताऊंगी। पहले आप अच्छा ओके ठीक है। अब आलेख थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है क्योंकि संवेदनाएं भी इसमें बहुत सारी हैं। संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है प्यार, स्नेह, आत्मीयता और सम्मान। इनका हमारी भावनाओं पर गहरा जुड़ाव होता है। यही कारण है कि हमसे जुड़े लोग हर पल याद आते रहते हैं, चाहे वो हमारे पास हो या दूर। जो हमसे जितना प्यार करता है वो हमारी यादों में उतना ही ज्यादा बना रहता है। बड़े भैया मुझसे हमेशा कहा करते थे, तुम कुछ लिखती क्यों नहीं हो? क्या हमेशा चूल्हा चौका में अपनी जिंदगी बर्बाद करने में लगी रहती हो? मेरे घर आते तो हमेशा कुछ न कुछ पेपर कटिंग और कुछ अच्छी किताबें लेकर आते। कहते थे कि तुम एक क्रांतिकारी की बहन हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना भाई के बराबर मानता हूँ। वो हमेशा कार्ल मार्क्स, गोर्की, लेनिन, ग्राहम बेल जैसे बड़े बड़े विश्व प्रसिद्ध लोगों की बातें किया करते थे। उनकी सोच बहुत ही ऊंची थी। जब भी मेरे घर यानी ससुराल आते तो दरवाजे से ही पुकारते रहते, अरे कहाँ है मेरी दोनों प्यारी बहनियाँ। दरअसल वो मेरी सास को भी अपनी मुंह बोली बहन मानते थे और मैं तो थी ही उनकी छोटी बहन। हालांकि सौतेली, लेकिन बड़े भैया ने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम सौतेले हैं या हमने दो अलग अलग माँ की कोख से जन्म लिया है। एक बार याद है, बड़े भैया जब भी सिनेमा से वापस लौटते तो मूंगफली साथ साथ लाया करते थे। उस दिन घर आते ही बेबी दी यानी मेरी बीच वाली बहन बोली, मेरा हिस्सा बांट दीजिए। बड़े भैया बहुत नाराज हुए और जोर से डांटा, खबरदार जो आज के बाद फिर इस घर में हिस्सा और बांटने की बात की, जो भी है सब बांट के खाओ, घटेगा तो और देर ला देंगे। ऐसे थे हमारे बड़े भैया। किसी भी बात पर हम लोगों को कुछ भी नहीं कहा, हमेशा प्यार से प्रोत्साहित करते। उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम सौतेले भाई बहन हैं या कभी सौतेला व्यवहार किया। ये तो दुनिया ने समझा दिया कि हम सौतेले हैं, वरना तो बड़े भैया के लिए सौतेला शब्द बोलने या सोचने से भी कलेजा फटता है। बचपन में एक बार कभी उनके बाबूजी से किसी बात को लेकर बहस हो गई। उन्होंने गुस्से में कह दिया, मैं आपके पैसों से अपने लिए कफन भी नहीं लूंगा। और वही किया उन्होंने। वो दिन है कि जो उन्होंने घर छोड़ा, मुड़कर पीछे नहीं देखा, अकूत संपत्ति को तुच्छ समझा और उसे ठुकराकर समाज के उद्धार के लिए सड़क पर उतर आए। वे एक युग पुरुष थे। उनके हर लफ्ज में जज्बा था। वो कभी सत्ता में शामिल नहीं हुए, लेकिन बड़े बड़े सत्ताधारी उन्हें अपना आदर्श मानते थे। उनका पूरा जीवन त्याग, बलिदान और संघर्ष में रहा। कोई दिखावा नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, सादा जीवन और उच्च विचार की युक्ति उनके जीवन में 100% लागू होता है। खादी का झोला कंधे पर जिसमें एक डायरी, एक कलम, कुछ किताबें, एक दो जोड़ी कपड़े, यही था उनका व्यक्तित्व। हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहना, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं, हमेशा दबे कुचले लोगों की बेहतरी के बारे में सोचना और हमेशा उनके हक के लिए खड़े रहना, आंदोलन करना और मशाल जुलूस निकालना, पुलिस की लाठी खाना और जेल जाना जैसे उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। इस वजह से उन्हें बाबूजी से बहुत कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन उन्हें बाबूजी की बातों का कोई असर नहीं होता। बड़े भैया पूंजीपतियों के सख्त खिलाफ थे। वो कहा करते, अमीरों की खाल से गरीबों का जूता बनाऊंगा। पूंजीपति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे। कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे चिंतक उनके आदर्श थे। आगे बढ़ने के भाव को हमेशा निरंतर जारी रखा उन्होंने। निराशा और कायरता को कभी भी उन्होंने प्रश्रय नहीं दिया। ठोस विचारों और संकल्प शक्ति को जगाने की बात पर जोर डालते थे वे। श्रेय और प्रेम दोनों दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हैं। संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी, आत्मा संतुष्ट होगा तो निकटस्थ की नाराजगी सहनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने हमेशा
आत्मा की सुनी, अपने घर परिवार को दरकिनार रखते हुए समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए संघर्ष जारी रखा। इसीलिए उन्हें जेल जाना पड़ता था और यातनाएं सहनी पड़ती थी, लेकिन जेल में भी कभी चुप नहीं बैठे। जेल में भी क्रांति का बिगुल बजाते और साथी कैदियों को कम्युनिस्ट पार्टी का नारा देते। उनके इसी व्यवहार से एक बार उन्हें शूट एट चाइल्ड का भी ऐलान किया गया, लेकिन बड़े भैया फिर भी नहीं डरे। हंसते हुए कहते, अरे सत्ता और सरकार सबसे ताकतवर क्रांतिकारी से डरती है, इसीलिए क्रांति की आवाज को कुचल देना चाहती है। आज के कई नेता जिनका नाम नहीं लेना चाहते, जिनका आज राजनीति में अच्छी बैठ है, उन्हें बड़े भैया ने राजनीति के गलियारे में चलना सिखाया। उन्हें बोलना नहीं आता था और बड़े भैया ने डांट डांट कर भाषण देना सिखाया। सर्वोदय आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही। स्वर्गीय विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी उनका योगदान रहा। जयप्रकाश नारायण के कौवाकोल के सेखू देवरा आश्रम की स्थापना में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न जाने कितने ऐसे काम को उन्होंने अंजाम दिया, लेकिन सत्ता से हमेशा दूर रहे। भगवान राम की तरह राज्य और सत्ता का मोह उन्हें नहीं था। मुझे याद है बाबूजी कहा करते थे, रामनवमी के दिन पैदा हुआ भगवान राम की तरह ही सब सुख छोड़कर इधर उधर मारा फिरता है। भगवान राम ने 14 साल वनवास काटा। कलयुग का राम सुरेश भट्ट है। सुरेश भट्ट आजीवन जेल में काटा, आजीवन जेल में। जनता और दबे कुचले लोगों के निस्वार्थ सेवा के लिए कई बार एसोसिएशन की तरफ से पुरस्कार दिया गया। एक बार मुझे याद है प्रजातंत्र चौक पर खासी बड़ी राशि उन्हें इनाम दिया गया था। बड़े भैया ने इनाम में प्रदान की गई राशि मंच से अविलंब दान कर दिया और सीधे मंच से नीचे आ गए और नीचे आकर किसी आम जनता से 5 रुपया मांगकर आगे बढ़ने लगे। इनकी इसी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से सब इनसे थर्राते थे। कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाते तो सरकारी कर्मचारी घबरा जाते, कुर्सी छोड़कर उठ जाते, पूछते, और नेताजी आप क्यों आ गए? बस बता देते क्या काम है, करवा देते। बड़े भैया कहते, हमरे यहाँ आने से तुम लोग गिदड़ू क्यों बन जाते हो? एक बार याद है वो सरकारी अस्पताल गए जहाँ किसी गरीब मरीज की भर्ती नहीं की जा रही थी और कहा जा रहा था कि अस्पताल में दवाई नहीं है। बड़े भैया बोले, अरे जब अस्पताल में मरीज के लिए जगह नहीं, दवाई नहीं है तो अस्पताल कहाँ है? चलो फिर आग लगा देते हैं। इस पर तुरंत सिविल सर्जन बाहर निकले और बड़े भैया से हाथ मिलाते हुए बोले, अरे नेताजी गुस्सा मत कीजिए, अभी इंतजाम किए देते हैं। एक बार हमारे बाबूजी बहुत बीमार हुए, उन्हें पटना ले जाना पड़ा। बड़े भैया डॉक्टर सीपी ठाकुर के यहाँ ले गए। सीपी ठाकुर बहुत मशहूर डॉक्टर थे। घंटों तक मरीजों की लंबी लाइन लगी थी। बाबूजी सीरियस थे। बाबूजी की हालत देखते हुए बड़े भैया ने पर्चा भेजा। सीपी ठाकुर ने जैसे ही सुरेश भट्ट पढ़ा, फौरन ही उन्हें अंदर बुला लिया। बाबूजी बोले, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन आज बड़े बाबू का पहुँच क्या है और बड़े बाबूजी क्या हैं देख लिया। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मैं सुरेश भट्ट की छोटी बहन हूँ। बहुत कुछ सीखा है बड़े भैया से। मेरे लिए वो बड़े भैया कम थे, लेकिन शिक्षक और मार्गदर्शक ज्यादा। मेरा परिवार संतों का परिवार रहा है। मेरे दादाजी पंडित शिवलाल कविराज उर्फ स्वामी सहजानंद सरस्वती पंडित मदन मोहन मालवीय के मित्र थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। संतों और स्वामी का प्रभाव विवेकानंद, रामतीर्थ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह मैं अपने बड़े भैया में भी देखती हूँ। ये लाइन रिपीट कर रही हूँ। संतों और स्वामी का प्रभाव विवेकानंद, रामतीर्थ और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की तरह मैं अपने बड़े भैया में भी देखती हूँ। मेरे बच्चों से बड़े भैया को बहुत प्यार था। वे भी उनका बेसब्री से इंतजार करते।
जब कभी हमारे घर आते तो बच्चे बहुत खुश होते, क्योंकि उनसे बहुत सारी अच्छी और दुर्लभ जानकारियाँ मिलती। एक बार मेरी बेटी रिजू से पूछा, तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? सेंट जोसेफ में। तो वे बोले, फादर बाइबल पढ़ाते हैं? और वो उसे बाइबल की कहानियाँ सुनाने लगे, यहाँ तक बताते कि किस चैप्टर में क्या लिखा है। बच्चे मुझसे पूछते, मम्मी मामा जी क्या क्या जानते हैं? मैं हंसती। कोई उनके कंधे पर चढ़ जाता, कोई उनकी दाढ़ी से खेलता, और बड़े भैया हंसते और उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाते। बच्चे मस्त हो जाते और उनके जाने पर उनका बेसब्री से आने का इंतजार करते और मुझसे पूछते, मामा जी फिर कब आएंगे? अब कैसे बताएं कि मामा जी कभी नहीं आएंगे, मामा जी कभी नहीं आएंगे।